Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं हाँ तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में अॼु ॿिनि ॿरंदड़ मसइलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। बिजली जे बदतरीन बहरान ऐं कणक जे बहरान जे हवाले सां। न रुॻो सिंध जे राजधानी कराची पर समूरी सिंध में बिजली जो बदतरीन बहरान आहे। कराची खां कश्मीर ताईं अवाम लोड शेडिंग जे करे सख़्त बेज़ार आहे। लोड शेडिंग ते PTI जी वफ़ाक़ी हुकूमत में सिंध में अपोज़िशन एहतजाज करे थी त उते वरी ॿियनि पार्टियुनि समेत पीपल्स पार्टी बि बिजली सप्लाई कंदड़ कंपनियुनि ख़िलाफ़ वफ़ाक़ ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे नज़र अचे थी। सिंध जे तवानाई वारे सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख पारां बिजली सप्लाई कंदड़ कंपनियुनि खे ख़त लिखिया विया ऐं इदारनि जे सरबराहनि सां इजलास पिणु थियो। नेपरा पारां नोटिस वरितो वियो, खुली कचहरी कई वई ऐं कमेटी जी रिपोर्ट ॾिनी वई। जॾहिं त वफ़ाक़ी वज़ीर जो इन हवाले सां पिणु स्टेटमेंट्स तब्दील थींदियूं रहियूं, कॾहिं लोड शेडिंग जो एतिराफ़ त कॾहिं वरी सिंध मथां बिजली चोरी जा इल्ज़ाम हया विया। इन मौज़ू ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ॻाल्हाईंदासीं। ॿिए तरफ़ सिंध में कणक जे बहरान जे हवाले सां। सिंध में कणक जो बहरान वधंदो पियो वञे। कणक जी क़ीमतनि वधण ऐं स्मगलिंग जहिड़नि मामलनि ते वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में जंग जारी आहे। वॾे वज़ीर जे सदारत में इजलास पिणु थियो, जंहिंमें सिंध जे वॾे वज़ीर पारां क़ीमतनि ते कंट्रोल करण, ज़ख़ीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण ऐं स्मगलिंग रोकण जूं हिदायतूं ॾिनियूं वयूं। वॾे वज़ीर जो चवणु हो त कणक जी पैदावार जो टारगेट सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सिंध हुकूमत पारां पूरो कयो वियो आहे। जॾहिं त ॿिए पासे सिंध हुकूमत जे तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब जो चवणु हो त हथरादू कणक जो बहरान पैदा कयो पियो वञे ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत पास्को ज़रिए इन जी जांच कराए। मजमूई तौरु अॼोके प्रोग्रामनि में इन्हनि ॿिनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि ज्वाइन कयो आहे हुननि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ सरबरन साहब आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि सीनियर तर्जनिगार राव इमरान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ राव साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजा टिया मेहमान आहिनि पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ इकबाल साहब, आपको वेलकम कहती हूँ। फल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सरबराह साहब, शुरुआत आपसे करूंगी। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने कहा कि दो पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान है जिसमें बहरान माफिया का पाकिस्तान है। मैं बहरान माफिया के पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगी। दो इश्यूज बड़े हैं। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करें ना, लेकिन बात सिर्फ कराची की नहीं करेंगे, कराची से कश्मीर तक ये सूरत हाल है। हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक की जो ज्यादतियां हैं उसके खिलाफ सूबाई हुकूमत भी खड़ी है और अब तो वफाकी हुकूमत आपके अपने जो है वजीर वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सबीन। ये जो के इलेक्ट्रिक का इशू है, बिजली का जो बहरान है पूरे पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस सिंध और फिर कराची की हम बात करेंगे। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो जो बिजली है वो पैदा होती डैम से और जो हमारे पावर प्लांट से जो चलती हैं ऑयल से, और इसके अलावा तो हमारे पास हवा से भी चलने के लिए कोई पावर सिस्टम लगाए हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, आज हमें 70-75 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद किए हुए, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती रही, खपत बढ़ती रही, किसी भी हुकूमत ने इस पे काम नहीं किया। और उसमें जो सबसे अहम मैं चूँकि कंक्लूड करूँगा, देखिए जी सबीन, ये समझने की बात है असल इशू है क्या। अगर आज हमने अगर डैम का काम शुरू किया है, फैसल वाडा साहब और खान साहब गए थे, उस डैम के वो जो डैम बनेगा उससे 5000 किलोवाट बिजली तो मेगावाट बिजली यहाँ पाकिस्तान को मिलेंगे। उससे फिर जो है वो ज़राअत को भी फ़ायदा होगा, बिजली के मसाइल में भी इजाफा होगा। और लोग उमर रईफ साहब कह रहे हैं कि सिंध में बिजली चोरी होती है, चोरी होती है, इसीलिए 3 सूबों में कोई लोड शेडिंग नहीं है। अगर सूबा सिंध चोरी जो है खत्म करवा दे तो हम जो है हमारे सिस्टम में इतनी बिजली मौजूद है कि हम दे सकते हैं। चोरी तो इशू है, वो सिर्फ न सिंध में नहीं, क्या पंजाब में भी होगा, KP में भी है। चलें, अच्छा हुआ आपने ये तो नहीं, ये है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। चोरी तो कहीं ना कहीं जरूर, लेकिन उसकी सारी जिम्मेदारी भी मैं समझता हूँ कि बिजली के जो डिपार्टमेंट है उन पर आती है, क्योंकि ये उनके ऊपर आती है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि बिजली की तरसील, बिजली देना और सस्ती बिजली देना। आप जब बिजली चोरी होती है और जो सारे पैसे दे रहा होता है वो सारे का सारा लोड भी वहाँ जाता है, जिसकी वजह से वही परेशान है। जो लोड शेडिंग हो रही है
मैं तो समझता हूँ कि जहाँ बिजली लाइट 24 घंटे आनी चाहिए, जो बिजली बिल नहीं भरता या वो जो चोरी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं के अपने डिपार्टमेंट के लोग इसमें मुलविस होते हैं और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस डैम पे काम शुरू किया, जिस डैम की पीपल्स पार्टी भी शायद कह रही है और नून लीग वाले तो दावा करते हैं कि हमने इफ्तिताह किया। इफ्तिताह करना, मैं पूरे पाकिस्तान में हर जगह सड़कों के इफ्तिताह कर लूँ, पावर प्लांट्स के इफ्तिताह कर लूँ, डैम्स के इफ्तिताह कर लूँ, एयरपोर्ट्स के इफ्तिताह कर लूँ, लेकिन पैसा तो लगाना नहीं है मैंने। हम तो पैसा लगा रहे हैं ना। आपको पता है ये जो डैम बनेगा ये इस साल के नहीं बनेगा, इस 2 सालों में नहीं बनेगा, ये अगले 4, 5, 6 साल का जो प्रोजेक्ट है, 7 साल है, 8 साल है, जितने भी लगते हैं इसमें, लेकिन आगे आने वाले जनरेशन के लिए है। तो ये सोच तो पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों में तो नहीं रही है। मुसलसल हुकूमत में तो ये रहे 4 ये बारियाँ तो उन्होंने ली है। हमारी तो पहली बारी इसमें 22 महीने हो गया हमें। तो हमें तो ये सब चीज़ों का इतराक है और इसी पे तो हम काम कर रहे हैं। बारियों की सजा आवाम को तो ना देना, आवाम तो हम थोड़ी दे रहे हैं। आप है कि नहीं, अगर इस गिलास में पानी इतना ही है, हमने यही बांटना है ना, हमने इजाफा करना है इसमें, और इस इजाफे के लिए हमें 2-4 साल की दावे किए थे आपके। हम तो करेंगे इंशाल्लाह, दावे किए उसको प्रूव भी करेंगे। इसमें मैं जरा आपकी भी राय लेना चाहूंगी। एक 1-1.5 हफ्ते की अगर हम स्टेटमेंट्स देख लें तो बड़ा ये इल्ज़ामबाजी और सियासतबाजी इन इश्यूज में नजर आती है। सबसे पहले हम बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बात करेंगे। ओवरऑल देखिए, ये बड़ा अलमिया है कि तहरीक इंसाफ कुछ के वादों में कुछ ये वादे भी शामिल थे कि कराची से लोड शेडिंग का खात्मा किया जाएगा, जबकि बड़ी खुशनसीबी की बात तो यह है कि आरिफ नकवी साहब जो हैं वो खान साहब के बड़े करीबी दोस्तों में से हैं, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि शायद 2013 में मुख्तलिफ जलसा जुलूसों में वो फंडिंग भी करते रहे हैं तहरीक इंसाफ की। शायद यही वजह है कि तहरीक इंसाफ सिर्फ बातों तक महदूद है और उन पर बाकायदगी से कोई हाथ नहीं डाला जा रहा। असद उमर साहब ने जिस तरीके से नारा बुलंद किया था कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी, तो उनको तो इस बात का गुस्सा था किसी ने कल क्यों कहा, उसने उसी दिन सारे दिन लाइट नहीं पूरे शहर को दी। यही गवर्नर साहब का हाल था, दरवाजे खटकाते रहे उनके। गवर्नर है, उसको अपनी हैसियत का ख्याल करना चाहिए, वफाक का नुमाइंदा है। उन लोगों ने तो दरवाज़ा खोलने की भी जहमत नहीं की। तो इनके बुलंदो बाग दावों की जहाँ तक बात है, देखे, और पीपल्स पार्टी की बात है, मैं उसके फेवर नहीं करूँगा। इन्होंने 2009 में पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी नवाजिशात जारी रखी कि इलेक्ट्रिक पर 31 अरब रुपए के बकाया जात जो थे वो एक लिस्ट सामने आई है, वो माफ़ किए इन्होंने कि इलेक्ट्रिक वालों के, और ख़ूब नवाजिशात रखी। और जबकि इनका जो खसारा था वो भी हुकूमती खसारे के साथ जोड़ दिया गया। इसके इलेक्ट्रिक को जब ये हुकूमती तहवील में था तो तब यही कारकर्दगी थी। अगर इसकी कारकर्दगी की बात करें तो पीपल्स पार्टी का दौर हो, मुस्लिम लीग नून का दौर हो, कराची तक, कश्मीर तक लोड शेडिंग की तो यही सूरत हाल रही है। पता नहीं ऐसी कौन सी ये ताकत है इनके अंदर के जो हुकूमतों की बातों पर कान नहीं धरते, इनको डर नहीं, किसी चीज़ का खौफ नहीं। कहा तो ये जाता है वफाकी हुकूमत के लोग, असद उमर साहब भी कहकर गए कि इसको हम इसको बेच दिया जाए या इसको कर दिया जाए। पहले तो पूछे कि इलेक्ट्रिक वाले जो है वो बिकने के लिए तैयार भी हैं कि नहीं, आप खरीदें, उसके बाद उसको लगा दें उसके निजकारी के ऊपर। जब इसकी निजकारी को 15 साल हो गए, 15 सालों में मासवा लूट मार के इलेक्ट्रिक ने कुछ नहीं किया, और ये जाते हैं सीधा कहते हैं नेपरा को शिकायत करेंगे। खुद नेपरा की 12 साल कारकर्दगी का आप जायजा ले लें, नेपरा ने क्या किया है। कराची के अवाम के इतने लाखों सार्फिन के लिए एक छोटा सा नेपरा का इदारा कराची में मौजूद, वो भी कोई सुनवाई नहीं उसकी। तो सूरत हाल ये है कि जब इसकी निजकारी हुई तो तमाम सियासी जमातों का हाथ था। हम ये भी नहीं कहते कि 72 सालों का मलबा इनके 2 सालों के कंधों पर डाल दिया जाए, मगर इतना कहा जाए कंटेनर पे खड़ा होकर जितना बर्दाश्त किया जाए, इतने बड़े बड़े दावे ना किया जाए कि हमारे पास 200 माहिरीन एक्सपर्ट ऐसे हैं कि हम पूरे मुल्क की तकदीर बदल देंगे। एक आपका असद उमर था, वो चला गया, फिर उसको बुला लाया, और एक और वो थे यहूदी साहब थे जो उनके जाने के बाद हमें तो कोई नज़र नहीं आया। इनके ऊपर ब्यूरोक्रेसी का राज है। इनके तो खुद MNA MP इस्तीफे लेके खड़े होते हैं, खान साहब कहते हैं यार चंद महीने की बात है, साथ दे दो हमारा। ये सूरत हाल चल रही है इनके साथ। तो इकबाल साहब क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में कुछ दिन पहले कह चुके हैं मुख्तलिफ इदारों के हवाले से कि बड़ी बड़ी माफियाज हैं और हमें बड़े सख्त फैसले लेने होंगे। आज हम एक इदारे बिजली की जो कंपनीज हैं जो उनके हवाले से बात करते हैं कि पूरी सिंध के हवाले से बात करते हैं, हम सिंध की राजधानी कराची की सिर्फ बात नहीं करते, पूरी सिंध की बात करते हैं। तो क्यों वो सख्त फैसले नहीं लिए जा रहे वज़ीर आज़म से? क्या माफियाज हैं, क्या रुकावटें हैं? क्योंकि उनके अपने वजीर अब एहतजाज कर रहे हैं, उनके जो MNAs हैं वो खुद इस्तीफा दे रहे हैं उनको। और उमर अयूब साहब के हवाले से PTI के अंदर एक बहुत बड़ी वो है कि अगर इतनी कारकर्दगी उनकी इस तरह है तो उनको क्यों नहीं उनको चेंज किया जाता। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
थैंक यू सबीन, आपका भी शुक्रिया, अस्सलाम आपको भी और दोस्तों को भी सलाम। देखें आपने सबीन जो सवाल मेरे लिए छोड़ा है उसमें दो बातें आपने एक साथ कर दी हैं। एक के इलेक्ट्रिक पर मैं बात करूं, जवाब दूं, दूसरा जो है वो माफियाज पर बात करूं। तो के इलेक्ट्रिक पर बात बाद में करते हैं, पहले माफियाज की बात कर लेते हैं। देखें खान साहब ने कहा जी इस मुल्क में माफियाज का राज है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है कौन वो माफियाज? पिछले दिनों सोशल मीडिया पर मैंने एक तस्वीर मेरे सामने आई, उस तस्वीर में शॉर्टकट अजीज जो हैं वो अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट कर रहे हैं और कुछ लोग उनके सराउंडिंग में खड़े हैं। यकीन कीजिएगा लिखने वाले ने बड़ा अच्छा लिखा कि तलाश करें इसमें कौन शख्स नहीं है, तो उसमें जवाब उसका ये था कि शॉर्टकट अजीज की जगह सिर्फ खान साहब हैं, बाकी सारे लोग वही हैं। देखिए रही माफियाज की बात, जहांगीर तरीन साहब शुगर माफिया में सबसे बड़ा नाम, असद उमर साहब जो पीटीआई का दिमाग कहलाते थे, वो दिमाग जो था वो बहुत जल्दी फेल हुआ और उस दिमाग को आपने निकाल के बाहर कर दिया। फिर उस दिमाग को वापस बुलाया आपने, फिर असद उमर साहब ने उस एसीसी को हेड किया जो चीनी को एक्सपोर्ट करने के लिए जा रही थी। अच्छा, जब उस चीनी को एक्सपोर्ट करने के जो जिम्मेदार थे असद उमर साहब उस एसीसी को हेड कर रहे थे, उसमें जिम्मेदार ठहराया गया जहांगीर तरीन साहब को। पता लगा जी उनका नाम ECL में नहीं डला और वो मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गए, माफिया। फिर खुसरो बख्तियार का जिक्र आया, बड़ा नाम दूसरा खुसरो बख्तियार का, उनके भाई का जिक्र आता है कि चीनी स्कैंडल में उनका भाई इन्वॉल्व है और जो शुगर मिलें उन्होंने बनाई हैं वो किस तरह बनाई हैं उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, माफिया। फिर बहुत बड़ा नाम एक रजाक दाऊद साहब का आता है, 309 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के वजीर मुशीर रजाक दाऊद साहब, उस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर भी रजाक दाऊद साहब, माफिया। नदीम बाबर साहब पेट्रोलियम क्राइसिस के जिम्मेदार, एनर्जी सेक्टर में उनकी जो कंपनीज हैं वो सारी दुनिया को पता है, अगेन माफियाज। दवाओं का स्कैंडल, उसमें भी पीटीआई के लोगों का नाम आता है, अगेन माफिया। फिर परवेज खटक साहब, बीआरटी के मंसूबे पर जब वजीर आला परवेज खटक से बात की जाए, उनसे मालूमात की जाए, तो पीटीआई की हुकूमत अगर कहती है कि जनाब हम तो साफ और शफाफ लेके चले थे और गाना भी बनाया था, साफ चली शफाफ चली, और बीआरटी के मंसूबे पर ये स्टे लेकर आ जाते हैं इंक्वायरी को रुकवाने के लिए, होने देना इंक्वायरी। फिर जिक्र आता है माफिया। अलीम खान पंजाब का सबसे बड़ा लैंड ग्रैपर, नैब ने कुछ दिनों के लिए टोपी ड्रामा करने के लिए उनको रखा, फिर रिलीज कर दिया, लैंड माफिया। सिंध के अंदर बहुत बड़ा एक चवल जिसको हम कहते हैं अक्सर, हलीम आदिल शेख साहब, इतना बड़ा लैंड ग्रैपर सिंध की तारीख में इतना बड़ा लैंड ग्रैपर नहीं आया। जो हमारी एंटी करप्शन सिंध की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट है, ट्रायल नहीं होता, नैब ने उसको टेकअप किया है, हमें ये शक है कि नैब कहीं उसको क्लीन चिट ना दे दे, अगेन माफिया। मैं कितने माफियाज का जिक्र करूं? तभी तो मुर्तजा आजम सवाती, देखिए आजम सवाती, नाजायज इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, फिर माफिया। देखिए माफिया 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 माफिया, अब इनको माफिया के अलावा क्या कहेंगे हम? तो ये खुद भी एहतजाज के मैदान में है। देखिए और दूसरी बात, अगर हम मेरी बहन अगर हम के इलेक्ट्रिक की तरफ आ जाएं, अगर हम के इलेक्ट्रिक की तरफ आ जाएं और अगर हम के इलेक्ट्रिक की बात करें, मेरे भाई ने कहा, इमरान साहब ने, आरिफ नकवी साहब गिरफ्तार हैं, बैरून मुल्क में गिरफ्तार हैं। उनसे पूछा गया जी आपने वो डॉक्यूमेंटेशन उनकी हुई तो रेफरेंस में आप बताएं आपका रेफरेंस क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा रेफरेंस है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब। उस रेफरेंस में वो अपना नंबर भी मेंशन करते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने पार्लियामेंटेरियन की मौजूदगी में, कुछ लोग इनके हमारे भी राब्ते में हैं, पार्लियामेंटेरियन की मौजूदगी में कहा कि कुछ भी हो जाए अबराज ग्रुप का नुकसान ना करना, क्योंकि सबसे बड़ी एटीएम मशीन हमारी वही है और इसमें कोई दो राय नहीं है, अबराज ग्रुप और आरिफ नकवी पीटीआई की सबसे बड़ी एटीएम मशीन है। तो अगर फिर ये ड्रामा कराची की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्यों रचाया जाता है? मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कराची की आवाम को बेवकूफ़ बनाने के
کے لیے آپ کے الیکٹرک کے دفاتر کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں, وزراء کے مظاہرہ کرتے ہیں, گورنر آ کے مظاہرہ کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جناب حکومت میں پھر بھی نہیں سنتے. دیکھیں ایم کے ایم کے لوگ ایم کے ایم کے لوگ سنیں, ایم کے ایم کے لوگ آ کے مظاہرہ کرتے ہیں, اور مجھے بتائیں کہ کیا ایم کے ایم کو یہ زیب دیتا ہے کہ جنرل مشرف کے ساتھ جب مل کر انہوں نے کے الیکٹرک کا سودا کیا, جس کے ذمہ دار یہ خود ہیں, اور آج کراچی کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کے الیکٹرک کے باہر مظاہرے کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر, بیچنے کے ذمہ دار ایم کیو ایم, اے ٹی ایم مشین پی ٹی آئی کی. مجھے بتائیں یہ کس کے ساتھ دھوکہ دہی کریں, کیا کراچی کی عوام کو کس کے خلاف کریں, کیا کراچی کی عوام کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ تو جواب تو یہی ملے گا کہ پھر یہ ایک طرح سے جھوٹی سیاست, مکاری کی سیاست, فریب کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں. جی بلند صاحب, آپ ایک بڑی چارج شیٹ ہے اور مجھے تفصیلی بیان اس کا جواب مجھے دینے دیں آپ. انہوں نے جتنی بھی بات کی محض مفروضوں کی بنیاد پہ, کہ کسی میں بھی حقیقت نہیں ہے, محض انکوائری کمیشن کی رپورٹ ایک پبلک کی ہے, کون سی تو ہم لیتے ہیں نا, تو ہم نے کیا تو لیں گے نا. ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا دائیں کھڑے ہونے والا بندہ تھا, نہیں مفروضہ, میں نے مفروضہ جھوٹ تو میں کہوں گا, تو کون سی سچ بات ہے؟ اگر 80% شوگر ملی کس کی ہے؟ زرداری صاحب کی, اومنی گروپ کی. آپ کریں نا احتساب, آپ کے گھر سے شروع کریں, ہم نے تو کیا شروع, آپ تو کر ہی نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں کہ رزاق داؤد صاحب مشیر ہے, کون سا کانٹریکٹ اس کو ملا ہے مجھے بتائیں, جس میں شفافیت نہ ہو. آپ جائیں نیب میں, آپ جائیں آپ کورٹ میں, آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ دیگر مشیروں کی بات کر رہے ہیں, جس پہ بھی ایلیگیشن ہے, جس پہ بھی الزام ہے, وہ تو ہمارا کس منہ سے کوئی نیب میں جائے گا؟ آپ نے دیکھا نیب نہ جائیں, آپ کورٹ چلے جائیں, آپ کورٹ چلے جائیں, آپ کورٹ چلے جائیں, آپ جہاں دل کریں. اور جہاں تک یہ کے الیکٹرک کی بات کر رہے ہیں, اسی کے الیکٹرک کو آپ کے 2009 میں آپ نے 31 ارب روپے ان کے قومی خزانے سے ان کو آپ نے ادا کیے, آپ نے قومی خسارہ قرار دے دیا. 2012 میں اسے آپ لوگوں نے امتیاز کا وہ جو بڑا صدارتی ایوارڈ ہوتا ہے وہ آپ نے اس کو دے دیا. آپ نے تو بڑی پرفارمنس, ان کو ہار سب سے زیادہ تو آپ ہی نے پہنا ہے. ہم پہ تو دیکھو راؤ صاحب ہمارے دور میں خوش نہیں ہوا. ہم واحد پارٹی ہیں کہ ہم حکومت میں ہونے کے باوجود سبین, یہ کریڈٹ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ باوجود ہمارے سارے ایم این ایز, گورنر صاحب, ہمارے اپوزیشن لیڈر, پارلیمانی لیڈر, میں نے پوری بات آپ سنیں گے, نہیں میری پوری بات آپ سنیں گے, کیونکہ محض الزام پہ بات نہیں چلے گی. دروازے بھی ہم بیٹھے رہے 4 دن 5 دن, ہم نے اسمبلی میں اپنا دروازہ کھلا ہی نہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں دروازہ کھلا ہی نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم نے اپنے منسٹر کے خلاف بھی آواز اٹھائی اسمبلی کے اندر. اب ہماری ایک کمیٹی بنی ہے جو اس ساری چیز کو دیکھ رہی تاکہ آئندہ کے لیے ایشوز نہ ہو. یہ پچھلے سال بھی تھا پیپلز پارٹی کے دور میں کم سے کم 100 کے قریب. دیکھیں سبین, ہم تو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں نا, کون سا ادارہ اٹھائیں جو ٹھیک چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کون سا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ٹھیک چل رہا ہے, کون سا ادارہ ہے جو نقصان میں نہیں جا رہا ہے. انہوں نے سارے چوس لیے, ان کے خون چوس لیے, عوام کا خون چوس لیا, کسی ادارے کو چھوڑا ہی نہیں. ہم ٹھیک کرنے تو ہمیں تو کرنے دینا. یہ دیکھیں جی, ہم کریں گے ضرور, اس لیے کریں گے کہ جو یہاں ہمارے ممبران منتخب ہوئے ہیں کراچی سے, تو کراچی ان کی ذمہ داری بنتی ہے عوام کی ترجمانی کرنا. ہم کوئی ہمارے ہاں کوئی غلام نہیں ہے, ہم اپنی حکومت سے بات کر رہے ہیں. اسمبلی میں آواز اٹھائی, اس کے بعد ہم نے یہاں کیمپ بھی لگایا, چونکہ کے الیکٹرک پرائیویٹ ہو چکا ہے, یہ نہیں کہ ہم اس کے بھی قانونی کچھ معاملات ہوں گے. ہم نے اس پہ آواز اٹھائی. اسد عمر صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ کراچی میں پرائیویٹ ضرور ہوئی, لیکن کراچی پرائیویٹ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے ہم سے قومی تحویل میں لے لیں, ہو سکتا ہے ہم بجلی کی دیگر کمپنیاں لا کر کھڑی کر دیں. ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح تھوڑی ہے جو مکمکہ کر لیں. ان کو ہم اس کے قرضے گردشی جو قرضے میں ڈال کے ان کو معاف کر دیں, یا ہم ان کو ایوارڈ دے دیں. دیکھو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملک میں جو تمام مافیاز ہیں اس کا مقابلہ صرف اور صرف تحریک انصاف کر رہی ہے, جنہوں نے منہ دیا ان کو. آپ لوگوں نے تو ان کو پالا پوسا, ان کو پنپ نے دیا, آج وہ بڑے بڑے ہاتھی بن گئے ہیں. ان کو گرانا آسان نہیں ہے, ہم گرانے کے لیے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ, میں خود کہہ رہا ہوں سبین, میں آپ کے ٹی وی چینل پہ کہہ رہا ہوں, جو ہمارے وزراء کام نہیں کرتے میں ان کے خلاف خود بول رہا ہوں. ہم یہی تو ہمیں سکھاتے ہیں ہماری پارٹی کے, تو کیا ہم رام کریں ان کی طرح کہ بھائی اچھی نہیں. شیخ رشید ہو, چاہے عمر ایوب ہو, چاہے اسد عمر صاحب ہو, چاہے فیصل واڑا صاحب ہو, چاہے
मुराद सईद साहब और जितने भी हमारे काम तो मिनिस्टर कोई भी नहीं हैं, कर रहा है। हम सब के ऊपर तनकीद करेंगे। जो काम नहीं करेगा हमारी पार्टी, हम इसमें इख्तिदार में आए, हम लोगों के साथ वादा करके आए हैं। हमारे खान साहब ने वादा किया, हमें ही खान साहब ने ये सिखाया कि मैं क्यों गलत करूं, आप मुझे भी बताओ कि आप गलत कर रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप जो पार्टियों के अंदर चलती है, पीपल में और नून में, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ खुली आज़ादी है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो। वक्त है मुख्तसर वक्फे जो वठूं था। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अगते वधाईंदासीं। राव साहब, अब जरा गंदम के बहरान की तरफ बात करें। मुल्क में गंदम का बहरान जानबूझ के पैदा किया गया है, ऐसा कहना है सिंध हुकूमत का, जबकि वफाकी हुकूमत इसका इल्ज़ाम जो है वो सूबाई हुकूमत को देती है। देखिए, आवाम की बदकिस्मती है यही है कि दोनों सूबाई और वफाकी हुकूमत इल्ज़ाम तराशियों की सियासत कर रही है। दोनों का सिर्फ मानना यही है कि शायद इसी को अवामी खिदमत कहते हैं। अगर सूबाई हुकूमत ये कहती है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से गंदम को स्मगलिंग किया जा रहा है, इसमें कोई बिल्कुल गलत नहीं है, ये है ऐसा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस तरीके से बाहर भिजवाई जाती हैं। तो मकासद ये है कि वफाकी हुकूमत को नोटिस लेते हुए एक तो इस रास्ते को बंद करना चाहिए। दूसरा, अगर सूबाई हुकूमत की बात करें तो सूबाई हुकूमत के अपने क्या अख्तियारात हैं, ये भी उनको ज़रा गौर करना चाहिए, अपनी अदाओं पर भी ज़रा गौर करना चाहिए। नैब सखर ने 15 अरब रुपए की जो गंदम थी वो बरामद की, 10 अरब रुपए तो रिकवर भी किए उसके। अच्छा, कश्मीर, कंदकोट और पता नहीं कहाँ से खराब बोरियां निकली, वो जो मिट्टी बन गई। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि गंदम को ही स्टॉक करने का वालों को पता नहीं है, ये इस कदर दौलत जमा करने के शौक में मुब्तला है कि इनको मालूम नहीं कि गंदम एक ऐसी ग़िज़ा है जो इंसानों के लिए कि इसको थोड़ी देर रखेंगे वो तो ख़राब हो जाती है, लेकिन उनको ख़राब करना मंजूर है, किसी को देना नहीं है। अच्छा, दूसरा मकसद यह कि जो महंगा है इस वक्त 10 किलो आटे के ऊपर 100 रुपए का इजाफा है इस वक्त। आम आदमी, अब बड़े बड़े लोग MNA MPA जिनको साहब जी कहकर दुकानदार वाले वैसे ही आटा दे देते, उस बेचारे को क्या पता कि 2 दिन के अंदर 55 रुपए किलो आटा 65 का कैसे हुआ। अच्छा, यह भी दुरुस्त बात है कि अगर आप ओपन मार्केट से आटा खरीदेंगे और सरकारी सतह पर आपके पास स्टॉक मौजूद नहीं है, गंदम दस्तयाब नहीं है, तो ज़ाहिर खरीदने वाला उसको महंगे दामों ही बेचेगा, वो आटा महंगा ही मिलेगा। तो लिहाजा दोनों तरफ से किया जा रहा है। अभी 60% जो है मेरे ख्याल से वफाकी हुकूमत ने रेगुलेटरी जो इसका जो टैक्स है वो माफ़ किया है दरामद के ऊपर गंदम के, लेकिन इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इस पर किसी भी तरह से अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि वजूहात ये है कि ये सिर्फ कागजों की हुकूमत चल रही है। ये सारे मियां नवाज शरीफ साहब के जब मंसूबे पर, अब पहले तो कोई आती थी हुकूमत तो एक ही दफ़ा तख्ती पर तख्ती चढ़ा देती थी। अब हमारा खान साहब का क्या कहें कि वो तो भूल जाते हैं कि मैं पिछले महीने भी इसी के ऊपर इसी के इफ्तिताह के लिए आया था। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। वफाकी हुकूमत जो है ना वो अपने रेट खो चुकी है। और मज़े की बात है कि बिलावल साहब इस वक्त पंजाब में बैठे, ये मेरे भाई है, ये खुद भी जानते हैं कि इस वक्त सिंध की क्या सूरत हाल है। आज 5 बच्चे मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत से मरे, कोई उनसे पूछे कि उस मरने की वजूहात क्या है। बिलावल साहब को चाहिए कि इससे पहले कि ये लाड़काना तक महदूद हो जाए जमात, आप पंजाब में चले गए। हाँ, उनका एक डिमांड जो है वो उनकी डिमांड यही है जो वफाकी मुस्लिम लीग नून की है कि वो उसको नैब का जो को ख़त्म कर दिया जाए, या उसको नैब का जो चेयरमैन है वो इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन इनको ये मालूम होना चाहिए कि नैब हर दौर में इनकी घर की लौंडी रही है। हाँ, और इनको पता होना चाहिए, अगर इस वक्त बिलावल साहब ने जो फरमाइश की है, अगर आप जरदारी साहब को ना पकड़ें, अगर आप डॉक्टर आसिम को ना पकड़ें, अगर आप इनके केसेस को ना उखेड़ें, तो ये नैब के ऊपर उंगलियां नहीं उठाएंगे। हर जमात, सियासी जमात ये चाहती है कि मेरे बंदे ना पकड़े नैब और किसी और जमात के बंदे पकड़ ले। अगर नैब को बनाने वाले भी ये पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों का हाथ था, वो कवानीन वो ला जो बने थे वो इन तमाम सियासी जमातों की मुश्तरका काविशों से बने थे। अगर ये ख़त्म करना चाहते हैं तो इनको पार्लियामेंट में जाना होगा, वहाँ पर इसकी कुछ तरमीम या कुछ बिल्कुल ही ख़त्म करना, ये सारा कुछ वहाँ करेंगे। अच्छा, ये वो गैर ज़रूरी इशूज़ हैं जिनको दोहराया जा रहा। आवाम भूखी मर रही है, आटे गंदम बिजली की वजह से। अब 5-5 मिनट की बारिश है, 3-3 मिनट की बारिश है। मेरे भाई ने अच्छा कहा भी आरटी के ऊपर वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन कोई इनसे भी ये पूछे कि अगर थोड़ी सी बारिश के बाद, मैं तो इस बात से डर रहा हूँ कि मैं घर कैसे जाऊँगा, और बारिश का मौसम है और ये सिंध हुकूमत में मैं बैठा हूँ कराची के अंदर,
اور یہ خود بھی جانتے ہیں کہ میں کس طریقے سے جاؤں گا. اور دونوں بھائیوں کے متعلق میں بتاتا اور چلوں. یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کرنٹ خدا نہ خواستہ کرنٹ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون سی تار کہاں گری ہوئی ہو, یہ بھی بڑے واقعات ہوتے ہیں. اقبال صاحب گندم سے شروعات کریں گے. گندم کا بحران, آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتیں, کیوں سندھ حکومت ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں, اسمگلنگ روکنے میں, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں سبین, کچھ چیزیں مکس ہو گئی ہیں. میرے بھائی راو انوار صاحب نے بھی ایک چارٹ شیٹ بنائی ہے اور گندم کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا. دیکھیں وفاق نے ٹارگٹ بنایا تھا کہ 27.4 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ پاکستان میں اس ٹارگٹ کے تحت جو ہے وہ پیداوار ہوگی. ٹھیک ہے, ٹارگٹ میں تھوڑی سی کمی رہی, 15,000 ٹن, 26.1% جو ہے 26.1 میٹرک ٹن گندم جو ہے پاکستان جو ہے وہ پیداوار کرنے میں کامیاب رہا. شارٹ فال رہا 1.4%. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ جناب گندم کی جو شارٹیج ہے یا ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ صرف سندھ کے اندر ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کے پی میں یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں, سندھ حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ گندم کی کوئی شارٹیج ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں, میں تفصیل میں جاتا ہوں. ہم نے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا کیا. سوائے سندھ نے سنیے گا, سوائے سندھ نے کسی صوبے نے گندم کے پیداوار کا ٹارگٹ پورا نہیں کیا سوائے صوبہ سندھ کے. یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے. 98% جو ہے سندھ نے اپنا ٹارگٹ پورا کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ طے کر لیں کہ اگر جو ہے سندھ میں گندم کی شارٹیج ہے تو پنجاب میں نہیں ہے بحران, تو ہم مان لیتے ہیں صرف سندھ میں ہے. کے پی میں نہیں ہے بحران تو بھی یہ مان لیا جائے کہ صرف سندھ ہی ذمہ دار ہے. بلوچستان میں نہیں ہے تو ہے تو چاروں صوبوں میں. اچھا, پرابلم کدھر آیا؟ پرابلم ادھر آیا کہ وفاق نے صوبوں کو ایک لیٹر ارسال کیا کہ جناب آپ اپنی سرکاری گندم کو ریلیز کر دیں, اور اس لیٹر کے اوپر انہوں نے پھر لیٹر لکھا کہ جناب جلدی ریلیز کر دیں. حکومت سندھ کا موقف یہ تھا کہ گندم جو ہے پچھلے کئی سالوں سے یہ روایت رہی ہے کہ سندھ جو ہے گندم اپنی سرکاری گندم جو ہے وہ سپٹمبر میں ریلیز کرتا ہے, اور پنجاب جو ہے وہ اپنی سرکاری گندم اگست میں ریلیز کرتا ہے. تو ہوا یہ کہ جب یہ اس طرح پنجاب سے سرکاری گندم جو پنجاب میں ریلیز کر دی گئی تو ذخیرہ اندوزوں نے وہ گندم کو ذخیرہ کر لیا. اور سندھ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے شارٹیج. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم وفاق ہمیں لکھتے رہے لیٹر, لیکن ہم کوشش یہی کریں کہ اپنی گندم جو ہے, جب دیکھیں پرائیویٹ ادارے گندم جو ریلیز کرتے ہیں تو سرکار کے پاس گندم موجود ہوتی ہے. جب سرکار کے پاس گندم موجود ہوتی ہے تو سرکار جو پرائیویٹ ادارے ہیں اس کو پرائیویٹ لوگ جو ذخیرہ اندوز ہیں وہ ذخیرہ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں, کیونکہ حکومت کے پاس وافر مقدار میں گندم موجود ہوتی ہے جو اپنے ٹائم پر وہ ریلیز کرتی ہے, تو یہ ایشو پیدا نہیں ہوتا. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وفاق اس بات پر کیوں بضد ہے کہ جلدی سے ریلیز کر دیں. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزوں کا موقع دے رہے ہیں کہ وہ آئے گندم کو ذخیرہ کریں اور ذخیرہ اندوزی کر کے پیسے بنا لیں. دیکھیں یہاں پر ہم بات کریں گے موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت کی نوٹسز کی. جس کوئی ایک بحران, سبین کوئی ایک بحران, اور میرے بھائی عمران بھائی اور اگر سچ کہیں تو سربلند بھائی بھی اس پہ متفق ہوں گے, کوئی ایک بحران ان 2 سالہ اقتدار میں پی ٹی آئی کے کوئی ایک بحران ایسا ہے جس نے سر نہیں اٹھایا, کوئی ایک بحران. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا بحران نہیں ہے جس نے سر نہیں اٹھایا. ہمارے ملک میں چینی کا بحران, نوٹس لیا, بحران اٹھایا, نوٹس لینے کے بعد بیڑا غرق. آپ نے پیٹرولیم مصنوعات پہ نوٹس لیا, بیڑا غرق ہو گیا. پیٹرول سستا ہوا تو شارٹ ہو گیا, مہنگا ہوا تو جناب وہ ملنا شروع ہو گیا. آپ نے انرجی کرائسس کو ختم کرنے کے لیے پرائیویٹ کمپنیز کو پروفٹ دیا, منافع دیا, انہوں نے سٹاک کیا سستا پیٹرول, اور پھر آپ نے ایک دم سے ریٹ بڑھا کے ان کو خربوں اربوں خربوں روپے کا, 1 کروڑ صرف 1 کروڑ جرمانے کے ساتھ خربوں روپے کا پروفٹ دیا. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے. جس طرح 309 ارب روپے رزاق داؤد صاحب نے لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے, یہ بات بالکل واضح طور پہ ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے. دیکھیں پھر اب گندم کا بحران, اس پر بھی آپ نوٹس لینے لگے. سندھ میں کیوں قیمتیں بڑھی ہیں؟ سندھ میں قیمتوں کا توازن کیوں نہیں بیلنس؟ دیکھیں سندھ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر وفاق نے یہ پریشر سندھ کے اوپر اسی طرح بلڈ اپ رکھا تو وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کے ماہر ہیں, جن کو وفاق کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ حاصل ہو رہی ہے, یہ سارے ان کی کارستانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر سپٹمبر میں اپنی گندم ریلیز کریں گے تو واحد صوبہ سندھ ہوگا جہاں پر یہ کرائسس نہیں ہوں گے. راؤ صاحب, وزیر اعلیٰ نے اجلاس کیا تھا کچھ دن پہلے, اس میں وزیر اعلیٰ نے ہدایتیں کی تھیں کہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں. کمشنرز کو ہدایت کی تھی کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے. اسمگلنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اپنی سندھ کے جو بارڈرز ہیں, سرحدیں ہیں, وہاں نگرانی کی جائے. تو سندھ حکومت اقدامات کیوں نہیں لے رہی؟
बढ़ती हुई कीमतें, क्या ये भी वफाक के गले में डाल दिया जाएगा? देखिए, हम जब ये कहते हैं ना कि 18वीं तरमीम को ये और किस चीज की पीपल्स कीमत पार्टी भी अक्सर बढ़ी है? ये दूध की कीमतों पे आप लोग सिंध हुकूमत ने कहा कि भाई उसकी 94, मेरा ख्याल है 95, लेकिन आप देखें कि दूध कितने किलो बिक रहा है? दूध 120 रुपए किलो बिक रहा है इस वक्त। देखो, सूबाई हुकूमत है, एक वज़ीर आला है, एक बड़ी काबीना उसकी मौजूद है और मशहूरों की ये बहुत बड़ी फ़ौज है उनके पास, और आए रोज़ इनके आपस में जो वजारतें वो भी तब्दील होती रहती हैं, लेकिन वज़ीर वही रहते हैं, सिर्फ वजारतें तब्दील कर दी जाती हैं। अच्छा, इसमें कोई नया चेहरा तो सामने आता नहीं है। अच्छा, फिर वही बंदा जो 3 महीने पहले था जिस ओहदे पर, वो दोबारा अपने आ जाता है। तो लिहाजा जो इनके नीचे जो बैठे हुए लोग होते हैं वो भी उनके अच्छी तरह वाकिफ़ होता है कि सर ने दोबारा आना है, लिहाजा जो उन्होंने असाइनमेंट हमारे जिम्मेदार लगाई थी वो 3 माह बाद वापस आएंगे तो हमने पूरा भी करना है। अब बात यह है कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, कह देने से नहीं, अमल दरामद की ज़रूरत है। नीचे जितना भी अमला है सब लाखों करोड़ों रुपए देकर रिश्वत लेकर ओहदों पर बिठा रखे हैं, रिश्तेदार हैं ये सारे लोग। मैं अपने कज़न को, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं अपने कज़न को धमकी दे रहा हूँ कि यार ये तो गलत करा, ऐसा नहीं होता। वो पैसे दे के आया, उसने बनाना भी और उसने फिर मुझे भी तो देना है ना। तो ये मामला है सारे। अच्छा, मसला ये है कि जितने भी खसारे चलते हैं ना, जितने भी हैं, वो सब आवाम की जेबों से पूरे किए जाते हैं। ये अपनी जेब से या अपने कौमी ख़जाने से नहीं करते, बल्कि कौमी ख़जाने तो उनके महलात में मज़ीद इजाफे का सबब बनते हैं। यहाँ पर अगर सिंध के हम अस्पतालों में चले जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा दूध का रेट क्या है, सब इनको पता है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, इन लोगों को इस चीज़ से गर्ज नहीं है, ये गरीब आदमी का काम है। गरीब आदमी जब बात करता है किसी जमहूरियत की तो उसका मकसद ये सोना चांदी और ये कुछ नहीं होता। वो चाहते हैं कि हमारे मनपसंद लोग आ जाए। ये हम स्टैंड लेना बनता है, ये तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये 18वीं तरमीम में बहुत सारे मामला हैं, आपके पास सब कुछ है, आप उन पे तो अमल दरामद करवा देना। छोटा सा काम है, ये छोटा सा काम है सर यार, ये तो कर लो, कमिश्नर भी तुम्हारे काबू में नहीं है। देखिए जी, आप अगर अब ये नोटिस है मैडम, एक ये नोटिस है, जैसे पता चलता कोई खास आदमी आ रहा फौरी तौर पे चिपका देते हैं और फिर बाद में उतार रहे। गरीब आदमी पूछता तक नहीं है, सुनवाई नहीं है उस बेचारे की कोई। जी बुलंद साहब, देखिए हकीकत है ये कि यहाँ कमिश्नर कराची ने किसी भी चीज़, किसी भी अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है कंट्रोल नहीं की है, दूध की भी। और सबसे बड़ी बात जो है, आप लोग भी प्रेशर तो ना डालें। सिंध हुकूमत ने अपना हदफ बकौल उनके, उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया। गंदम के हवाले से बात कर रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो महंगा यहाँ भी हो रहा है ना गंदम। आप जिसकी बात करें वो यहाँ महंगा हो रहा है ना, ये मुँह ज़बानी खर्च वाली बात तो नहीं है। हम तो इनको कह रहे थे रिलीज करो ताकि जो जखीरा अंदोज कर रहे हैं उनकी हौसला शिकनी हो, जो इन्होंने मिलकर करना था। इन्होंने सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माफियाज के साथ गठजोड़ करके वफाक की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए और पाकिस्तानी अवाम को बदजन करने के लिए माफिया के हाथों हमारे इस 22 महीने या 24 महीने की कारकर्दगी में हमारा कोई करप्शन का कोई केस नहीं है। अगर माफियाज खड़े हो रहे हैं तो माफियाज के साथ आप लोग साथ दे रहे हैं, आप लोग खड़े होकर हमारी हुकूमत को नाकाम करने के लिए। कमीशन की रिपोर्ट अभी आप लोगों के कौन सी नहीं है, वो जो चीनी इंक्वायरी कमीशन वो तो हम देखा, हमारा कोई करप्शन नहीं, करप्शन का केस तो नहीं है। नो करप्शन नहीं है, करप्शन नहीं है। वो जितने भी शुगर मिले हैं, जिन्होंने फायदा उठाया ब्लैकमेलिंग के जरिए गलत तरीके से, उसमें 80% जरदारी साहब की मिले हैं। आप वो बात ना करें कि अकेले पीटीआई का एक आदमी था। मैं बताऊं, मैं बता दूं, लेकिन हमने माफ नहीं किया राव साहब, हमने माफ नहीं किया। हमने कहा उनसे भी पूछे, हमने कहा उनको भी, वो कोर्ट चले गए सारे एसोसिएशन वाले, और कोर्ट में अंदर केसेस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन सारी चीजें हैं रिकॉर्ड। हमने कहा माफ किसी को ना करें, चाहे जहांगीर तरीन साहब हो, चाहे कोई भी साहब हो। हमने तो ये मिसाल कायम की। आपके तो ओमनी ग्रुप में जरदारी साहब, आप तो शर्जील मेमन साहब, खुर्शीद साहब, वो तो बेचारे गिरफ्तारियां और जेलों को सारे के सारे जितने भी तो जेल नहीं है, जेल कहाँ, वो मजे कर रहे हैं जेलों में। क्या हो तो सारे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बाद सब जमानते हो गए। अभी इनको इजाजत मिली, अभी लंदन जा रहे हैं अपने डॉक्टर आसिम साहब। परसों मेरी मुलाकात भी वैसे कहीं मीटिंग में, तो वो डॉक्टर आसिम साहब जा रहे बाहर, तो मैंने वैसे ही उनसे पूछ लिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो रहा है पीपल्स पार्टी? कहते हैं खुदा के लिए यार मुझे कोई सियासत से लेना देना नहीं है। बात सुने, ये बात है कि भाई बात ये है मेरे समीन के, मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी, आप मुझे बताएं 41 मिलीमीटर बारिश हुई है परसों कोई 2-3 दिन पहले। अभी भी बारिश कहीं एक टाउन में हो रही थी, दीगर उसमें नहीं था। यकीन करें कि सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही है, सुजुकियां, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें तैर रही हैं।
यानी कि सिंध हुकूमत ने इतने बड़े काम किए, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कोई पानी के निकासी का निज़ाम नहीं है, कोई पानी निकालने का। आपको पता है इस वक्त मानसून का मौसम है, आपकी क्या करदगी है सूबाई हुकूमत की? आपकी वज़रा की फौज है, मुशीरों की फौज है। चलो हम तो नाअहल सही, आप तो अहल है। सिंध जो है, कराची आप समझ ले पाकिस्तान का दिल है, मिनी पाकिस्तान है कराची। तो हम आपको बताएं, देखिए हमारे पास 18वीं तरमीम के बाद सबीन हमारे पास 80% जो है इख्तियारात नहीं है, 80% सूबे के पास इख्तियार है। वफाक सिर्फ इनको पैसे देने के लिए भी रह गया है, वो भी जरदारी साहब की मेहरबानी की वजह से, वरना आज वफाक अगर पावर में होता तो यहाँ होता तो ये होता। इनके पास ये हमेशा इनके पास ये रोना होता है कि जी वसीम अख्तर साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया। वसीम अख्तर खुद रो रहा है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, सूबाई हुकूमत ने मेरे सारे इख्तियारात गजब कर लिए। तो आप मुझे बताएं, हम वसीम अख्तर साहब नासिर शाह साहब के साथ थे और कितने पैसे दिए नालों की सफाई के लिए? हमने दिया, अभी सबीन हमने अभी हमने रिसेंट कुछ अरब रुपए इनको अभी कराची के जो फ्लड की पोजीशन पे दिए, कुछ अरब रुपए है। मैं अभी फिगर में आपको बता दूंगा। सऊदीया के अरब तो नहीं थे? नहीं, सऊदीया के अरब नहीं था, अभी उसके टेंडर भी हो चुके हैं, हमको पता है। राव साहब को देखिए हम तो दे रहे हैं ना, हम तो दे रहे हैं भाई। ये तो इनकी तरह थोड़ी कागजों में लिख के कहां लग रहा है? देखो लगने का इशू तो है, लगने का तो इशू। NFC अवार्ड से जो पैसा आता है वो इनका कहाँ जा रहा है? इनको अभी वर्ल्ड बैंक ने 95 अरब रुपए दिए आपको, वर्ल्ड बैंक ने नालों की सफाई के लिए, वो कहाँ गए? वो एड है, मुझे याद आ गया, 95 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक ने आपको दिए नालों की सफाई के लिए, वो कहाँ गए? शेयर जो है दिए कि नहीं दिए मेरा साहब? इनको याद, आप बताएं। पूरा शेयर जो है वो सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। खुदा के लिए पीपल्स पार्टी को डिफेंड करना आसान नहीं है। ये तो आप है कि इतनी तैयारी करके आते हैं, कुछ लिखा पढ़ी करके आते हैं, वरना तो पीपल्स पार्टी को इतना वो है कि इतनी करप्शन के बड़ी चार्जेस है। हो गया है पूरा, आप कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बोलूँ ना। देखिए बड़ी तफसील से मेरे भाई ने राइट लेफ्ट से इधर से उधर से बातें करके, कोई गैर मुसद्दिका बात एक भी नहीं है इसके अंदर, एक भी बात मुसद्दिका बात मुझे बोलने देना भाई। एक भी सिंगल बात गैर मुसद्दिका नहीं है। आपने डॉक्टर आसिम को 16 महीने जेल में रखा, निकाला क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। आपने अदीब रियाल के ऊपर 400 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया, निकाला क्या? आखिर में 1.5 करोड़ रुपए के चेक के ऊपर आपने उनके ऊपर केस चलाया। आपने आसिफ अली जरदारी साहब को नेब में रखा, आपने निकाला क्या? आपने उनको जमानत पर जो है मेडिकल ग्राउंड पर उनको जमानत हुई है, साबित क्या कर सके? कुछ नहीं। आप मुसलसल आपने खुर्शीद शाह के ऊपर जो तकरीर करे, जो बात करे, उसके ऊपर आप जो है नेब की केसेस बना दें, जो आपके खिलाफ गुफ्तगू करे उसके ऊपर नेब के केसेस बना दें। कोई एक आदमी इनके अलीम खान के अलावा, जिनको थोड़े दिन उन्होंने रखा, बाद में रिलीज कर दिया, अभी पता नहीं किधर वो बेचारा स्क्रीन से गायब है। सैकड़ों दर्जनों लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के गिरफ्तार हैं। ख्वाजा साद रफीक का जो कल सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, उसके बाद आपको इस पर बहस बनती नहीं है। आपको मुंह छुपा लेना चाहिए, दीवार के पीछे छुप जाना चाहिए। आपको ये बहस आपकी बनती नहीं है। खुदा के लिए कुछ हकीकत पर। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि नैब को आपने सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया, नैब को आपने पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल किया, लोगों को थ्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया, बात बाकी रह नहीं जाती। क्यों इतनी बहस करते हैं नैब 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 नैब? मुझे बताएं कि वो पूरे पाकिस्तान ने नहीं देखा था जब चेयरमैन नैब ने कहा कि जनाब मैंने अगर हुकूमती वज़रा के खिलाफ अगर इंक्वायरी शुरू कर दी तो जनाब ये हुकूमत रहेगी नहीं। और फिर हमने सबने देखा कि सर से पांव तक एहतजाब नजर आया। वो सिर्फ कैसे वो वीडियो रिलीज हो गई? आज तक उस वीडियो की कोई इंक्वायरी आपने की तो जवाब मिलेगा नहीं आया, नहीं किया आपने। एक जज की वीडियो रिलीज की मुस्लिम लीग नून ने, क्या आपने उसकी कोई इंक्वायरी कंडक्ट करवाई? नहीं करवाई, कोर्टों ने उसका फैसला कर दिया। ये सारी बातें हैं मेरी बहन, ये कहां तक अपना मुंह छुपाते फिरे। और किसी ने नहीं कहा था इनको किसी ने नहीं कहा था कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाएं। आप आने वाले दिनों में देखेंगी कि जिस तरह PIA का बेड़ा गर्क किया इनके नाअहल हुक्मरानों ने, वज़रा ने। आपने अगर आपके मुल्क में कोई लाइसेंस का इशू था तो वो बात आप विद इन द कंट्री रखते। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई करवाई, आपके पायलट पूरी दुनिया में बेरोजगार हो गए। और आज नतीजा ये निकला कि इथियोपिया जैसा मुल्क जो है PIA को लैंडिंग की इजाजत नहीं दे रहा। हमें शर्म आनी चाहिए। हमारे मुल्क को लेके किस तरफ जा रहे हैं? रोजवेल होटल जो ना अमेरिका में, वो जल्दी देखेंगे जुल्फी बुखारी उसके मालिक बने हुए होंगे। ये खुदा ना करे थोड़े दिन और रह गए ना, अगर
तो कसम खुदा की है पाकिस्तान को भी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। बात तो अल्लाह सबसे अल्लाह बड़ा ताला बात है रुसवाई की। देखिए, हाँ। अभी नैब का जिक्र कर रहे थे, कुछ निकाला नहीं। नैब उठाता ही इस वजह से है कि वो 3 महीने तक तो पहले तो पता ही नहीं चलने देता, ना कोई बंदा बेल कर आ सकता है। 3 महीने तक अपने पास रखते हैं, वो किस तरीके से रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, मारते पीटते हैं। लेकिन अब बात ये होती है, उठाता भी वो तकड़े बंदे को है, बार्गेनिंग करता है, कुछ पैसे हुकूमत में जमा करा दे और कुछ मेरे बच्चों की तालीम के लिए भिजवा दे। अच्छा, होता ये है कि निकलता इसलिए कुछ नहीं है। बकरी चोर तो पकड़ा जाता है, जिसने रेवड़ चुराया होता है वो बेचारा इसी तरीके से बाहर आ जाता है कि निकला कुछ भी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस बहरान माफिया वाले मुल्क से अवाम को इन बहरानों से निकालने के लिए कोई इक़दाम किए जाए। पाकिस्तान की तारीख में ये बहरानी हुकूमत पहली बार आई है जिसको जो एमनेस्टी इसकी वो क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी जो है ना पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। ऑडिटर जनरल ने इनके बारे में रिपोर्ट शाया कर दी है कि जो करप्शन इन्होंने की है हमने नहीं की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसका गाना आप गाते थे, ट्रांसपेरेंसी। सारे जाली प्रोग्राम जो वक्त ते पंहिंजी पजाणी ते पहुतो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे। Sun TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app